और राइट, आज बात करते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर। उसमें हमने फिजिकल पॉलिसी की बात की थी लास्ट टाइम। और खास तौर पर उसमें जो टैक्सेस थे जिसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, उन पर बात हुई थी। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। We'll begin from there where we left off. यहाँ पर हम मौजूद थे और मैंने आपको बताया था, हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द सेकंड टूल यूज्ड इन फिजिकल पॉलिसी। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा की जाएगी, इसका मतलब है गवर्नमेंट विल बी डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स करने का मतलब है कि मोर एम्प्लॉयमेंट, एंड मोर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है मोर परचेजिंग पावर, और उसका मतलब है कि मोर डिमांड। तो उससे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी इनकरेज होंगे, क्योंकि डिमांड विल डेफिनेटली पुश द प्राइसेस अपवर्ड्स, जो कि प्रोड्यूसर्स को इनकरेज करता है। तो उससे आप देखें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, उससे ग्रोथ भी होगी। तो ये दोनों चीजें हम अचीव कर सकते हैं। और अगर आप लो इन्फ्लेशन अचीव करना चाह रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम कम कर देंगे। ये बात हुई थी कल। तो उससे माना कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, लेकिन उस वक्त व्हेन यू आर ट्राइंग टू अचीव लो इन्फ्लेशन, योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव लो इन्फ्लेशन रादर देन लो अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप अनएम्प्लॉयमेंट पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो और अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी हो भी जाए तो इतनी मैटर नहीं कर रही। और आपको पता है क्या, जब अनएम्प्लॉयड होते हैं लोग तो दे यूजली गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू मीट देयर बेसिक नेसेसिटीज। ऑल वेलफेयर स्टेट्स डू इट, वो चाहे यूके हो या कनाडा हो, अमेरिका, कोई भी आप ले लें, तो वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इस सूरत में ज्यादा होगी, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी और डिमांड पे डिमांड जो प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर डालेगी वो नहीं डलेगा, और प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएंगी, लीडिंग टू लो इन्फ्लेशन। ये क्लियर है ना आपको ये बात? तो यस। अच्छा, ओके। तो ये हमने फिजिकल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आगे अगर हम चलें तो अच्छा, अब ये वाली जो बात कर ली है तो हम अगर आप देखें, ये देखें फिजिकल पॉलिसी में, इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट यूजेस टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो नजर आ रही है, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स क्या होता है लिखा हुआ मैंने, जैसे इनकम और वेल्थ पे जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, वेल्थ आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो भी इसमें आ जाता है। मैंने आगे लिखा है कि न्यूली प्रोग्रेसिव, और आगे लिख भी लिया कि इसका प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स का मतलब है कि जब इनकम बढ़ती है तो जो आप परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करते हैं फ्रॉम योर इनकम, इट ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी कि अगर एक बंदा 5 लाख पे 10% अपना टैक्स दे रहा है, यानी कि इफ अ पर्सन इज अर्निंग 5 लाख रुपीज, तो उस पे 10% वो टैक्स दे रहा है टू द गवर्नमेंट। तो अब अगर वो बंदा जो है वो 10 लाख पे चला गया है, तो उसको शायद 15% या 20% ऑफ द इनकम जो है वो टैक्स में पे करना पड़े। अगर इस तरह हो तो हम इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और इनकम टैक्स जो होता है वो जनरली प्रोग्रेसिव होता है। और उससे क्या होगा फिर, ऑफ कोर्स उससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। हमने बात की है डिस्पोजेबल इनकम की भी। और जब डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब आप टैक्स को निकाल देते हैं इनकम में से, कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स, और उससे फिर डिमांड कम हो जाती है लग्जरी गुड्स की, क्योंकि ज्यादातर ये डिमांड अमीर लोग करते हैं, और उनको चूंकि अमीर लोगों को ज्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो देना पड़ेगा अपनी इनकम में से, तो वो फिर कम डिमांड करेंगे चीजें, जिससे चीजों की प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगी। और
उसमें बिजनेसेस जो हैं मे चार्ज अ लोअर प्राइस बाय रिड्यूसिंग द क्वालिटी एज वेल, कि वो प्राइसेस जब कम करेंगे तो ऑफ कोर्स वो क्वालिटी तो वो नहीं दे सकते क्योंकि वो उनको कॉस्टली पड़ रहा है, तो प्राइसेस अगर कम करनी पड़ रही है क्योंकि लोग इतनी प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ टैक्सेस, तो फिर क्वालिटी या बिजनेस यही करेगा ना कि क्वालिटी को कम करके प्राइस भी कम कर देगा ताकि लोग ले लें। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट जो है या वो जो ब्रांड है या जो बिजनेस है वो मशहूर ही है हाई क्वालिटी की वजह से, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि अगर एप्पल आईफोन जो है वो अगर अभी लोगों की इनकम कम है या टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं तो वो अपनी प्राइस को कम कर दे और क्वालिटी भी गिरा दे, तो आपको लगता है कि इट वुड वर्क? प्रॉब्लम यह है कि आईफोन तो लिया है इसकी क्वालिटी की वजह से जाता है, तो फिर वहां पर बिजनेसेस को प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, वो बिजनेसेस जिनका कोई इमेज इतना नहीं बना हुआ तो लोग जो है वो सस्ता समझकर ले सकते हैं, लेकिन वो चीजें जो लोग सस्ता समझ के नहीं लेते बल्कि लेते हैं बिकॉज इट इज अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, तो उस केस में प्राइस कम करना भी इट इज वेरी डेंजरस कि पीपल विल गेट अ रॉन्ग इंप्रेशन अबाउट इट। तो ऐसा हुआ भी था, मतलब टैक्सेस तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वे बैक iPhone actually launched a cell phone different from its other variety of cell phones, और उसका नाम रखा था 5C। आपको पता है? नो। नहीं पता, कोई बात नहीं। ये जो 5C था इसमें खास बात ये थी कि ये मेड अप ऑफ ग्लास नहीं था। आईफोन पकड़ते हैं ना तो पता चलता है हैवी है, वो मेड अप ऑफ प्लास्टिक था। तो वो इसीलिए कि उन्होंने कहा प्राइस कम करेंगे और सैमसंग की मार्केट भी कैप्चर करेंगे, क्योंकि सैमसंग जो है वो वैरायटी ऑफ फोन सेल करता है, उसमें लोअर एंड मार्केट भी आती है, हाई एंड मार्केट भी आती है, और इन बिटवीन भी उनकी मार्केट मौजूद है। जैसे उनके पास नोट सीरीज है, एस सीरीज है, ए सीरीज है ना ऐसे? ये तो पता होगा आपको। यस। आपके पास कौन सा फोन है? सर, आपके पास नहीं है एक्चुअली ना? मेरा फोन नहीं, मेरा फोन अम्मी का फोन चोरी हो गया था तो उनने मेरा ले लिया और फिर मुझे आईफोन मिल गया, लेकिन मुझे अम्मी का नहीं पता अब कौन सा है। ओहो, ऑल राइट, ओके फाइन। तो अच्छा, अब तो यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ, तो हुआ क्या कि वो बड़ा बुरा रिस्पॉन्स आया, इमेज बड़ा खराब हो रहा था कि वो लोग जो लॉयल थे ऑफ दैट ब्रांड, वो भी कहा कि अच्छा इन्होंने क्वालिटी अब नीचे कर दी है, क्योंकि नाम तो एप्पल आ रहा था ना कि एप्पल अब सस्ता भी मिल रहा है, तो वो फिर एप्पल जो है वो हर बंदे के पास आ सकता है, वो यूनिक जो उसका इमेज था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो उन्होंने जल्दी से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, और दैट वाज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। उन्होंने कहा भाई छोड़ो नीचे वाली मार्केट को, हम जिस मार्केट में हैं जो कि हाई एंड मार्केट है, हाई इनकम ग्रुप के लिए वहीं रहो, और उन्होंने फिर एक छलांग मार के वो एक बिल्कुल कोने में ही लग गए। कोने में ये कि अब जो आईफोन है वो तो 2.5 लाख का, 3 लाख का, 3.5 लाख का, इससे कम की बात ही नहीं है, ऐसे ही है ना? यस। तो इसलिए कि उन्होंने कहा जी हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है क्वालिटी, तो बस ठीक है प्राइस चार्ज करो ज्यादा और पीपल विल बी हैप्पी टू बाय इट। ये दो वो लोग जो ब्रांड रॉयल है एप्पल के, उन्होंने एप्पल ही लेना है चाहे वो 4 लाख का क्यों ना हो। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है उन ब्रांड्स के लिए जिनका इमेज है हाई क्वालिटी, तो उसमें अगर आप प्राइस कम करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल बिजनेसेस ऐसे करते हैं। फिर है जी प्रॉफिट और कॉर्पोरेशन टैक्स। ये भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा टैक्स जो कि बिजनेसेस के प्रॉफिट पे लगता है, तो वो मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पर कि टैक्स विच इज imposed ऑन प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज इज कॉल्ड प्रॉफिट टैक्स। और उसमें इम्पैक्ट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस पे, जैसे हमने पीछे पढ़ा इनकम टैक्स के केस में, तो एज अ रिजल्ट बिजनेसेस रिड्यूस प्रोडक्शन। One reason is lower return for shareholders and second is lower profit to put back into the business। क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है या जो सॉरी प्रॉफिट टैक्स होता है ये बिजनेसेस को देना होता है, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा टैक्सेस की शक्ल में चले जाता है, तो बिजनेसेस आर लेफ्ट विद लोअर प्रॉफिट्स। तो फिर वो अपने ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स को भी हैप्पी
उस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न कम हो जाएगा। और प्रॉफिट जब उनके पास, और दूसरा कि जब शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं तो देने के बाद भी जो प्रॉफिट बचता है उसको बिजनेस एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल कर सकता है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द। और जो प्रॉफिट बचता है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर, उसको क्या बोलते हैं? रिटेन प्रॉफिट। जी, वेरी गुड। तो रिटेन प्रॉफिट भी सफिशिएंट नहीं बचेगा बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो बिजनेस से फिर अपनी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं, ये इम्पैक्ट आ सकता है। फिर हमारे पास आ गया इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैंने आपको बताया था। अच्छा, मैंने आपको ऊपर कल बताया था कि टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अब आप का क्वेश्चन ये बनता है, सर ये इतने सारे टैक्सेस क्यों आ गए? असल में ये दो मेन कैटेगरीज हैं, इनकम टैक्स और प्रॉफिट टैक्स। ये दोनों डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये लगते हैं इनकम और वेल्थ पे। तो इनकम चाहे सैलरी की शक्ल में हो या प्रॉफिट की शक्ल में हो, वो डायरेक्ट टैक्स ही कहलाएगा। अच्छा, इसी तरह मैंने आपसे कहा था इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि चीजों पे लगता है, लोगों की स्पेंडिंग पे लगता है। तो वो चीजों पे लगे जो यहाँ प्रोड्यूस होती हैं, या उन पे लगे जो बाहर से मंगवाते हैं, दोनों में चीजों पे ही टैक्स लग रहा है, तो वो इनडायरेक्ट ही कहलाता है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम देखें तो उसमें टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, और it makes goods and services more expensive and as a result people reduce their demand. ये एक प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जब टैक्स लगता है चीजों में तो चीजें महंगी हो जाती है, हमें पता ही है, तो डिमांड भी कम हो जाएगी। अच्छा, वर्कर भी ज्यादा वेजेस डिमांड करती है क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं, तो अब दे आर नॉट एबल टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which they were able to buy actually। तो वर्कर है ना, जब वेजेस ज्यादा डिमांड करती है ताकि अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, उससे भी बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो बिजनेसेस जो है ना, दे स्ट्रगल बिग टाइम टू रन देयर ऑपरेशंस, क्योंकि कॉस्ट उनकी बढ़ रही है। एक तो डिमांड भी नहीं है क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, और दूसरा वर्कर्स जो है ना, वो भी तो इवेंचुअली जो वर्कर्स है वो भी तो कंज्यूमर भी है ना, उन्होंने तो अपनी सैलरी चीजें खरीदी है, तो वो अगर महंगी हो गई है तो उन्होंने तो वही ज्यादा डिमांड करनी है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स की एक और किस्म है, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैरिफ्स। तो ये मैंने लगा क्यों लिखा है, क्योंकि ये इंपोर्टेड आइटम पे लगाया जाता है टैक्स। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स जो कि इम्पोज किया जाता है इंपोर्ट्स पे, उसको हम बोलते हैं टैरिफ्स। और इंपोर्ट्स होती हैं गुड्स विच वी बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो अगर सवाल आपको आता है पेपर में कि इंपोर्ट टैरिफ बताएं क्या होता है, डिफाइन कर दें, तो अगर आपने ये कहा कि इंपोर्ट टैरिफ होता है कि टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स, तो शायद आपको एक ही नंबर मिले। और उसकी वजह ये है कि डेफिनेशन है इंपोर्ट टैरिफ की, तो आपने टैरिफ तो बता दिया कि दीज आर द टैक्सेस, लेकिन आपने इंपोर्ट नहीं बताया कि वो क्या है। आपने कह दिया टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स, तो नंबर मेरे एक ही मिलेगा। आपको इंपोर्ट्स को भी तो डिफाइन करना है ना, तो फिर आपको कुछ यूं कहना पड़ेगा कि टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन द आइटम विच आर बॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इससे टैरिफ भी डिफाइन हो गया और जो इंपोर्ट्स हैं वो भी डिफाइन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैंने यही लिखा है विच आर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स। तो वो आपका ज्यादा बेहतर है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, इम्पोज ऑन गुड्स bought from other countries are called tariffs, where it increases the cost of business with import raw material, यानी कि अगर कोई business imported raw material इस्तेमाल करता है तो उनको तो फिर महंगा पड़ेगा क्योंकि उन पे टैक्स लग रहा है। ऐसे कोई लेदर बाइक से मंगवाते हैं तो हमें लेदर हैंडबैग, लेदर बैग्स, लेदर शूज, तो उसको तो महंगा पड़ेगा, तो कॉस्ट उसकी बढ़ेगी, तो फिर उसके लिए तो स्ट्रगलिंग टाइम शुरू हो गया। और अगर वो महंगा पड़ेगा तो पीपल माइट नॉट बाय इट। इसी तरह जो पाकिस्तान में इस तरह गाड़ियां बनती हैं, एक तो होता है ना गाड़ियां सारी बाहर से आ रही हैं, जैसे आपकी एमजी,
तो उसके अलावा गाड़ियां वो भी हैं जो कि बनती यहाँ पर है, मतलब असेंबल होती हैं, लेकिन उनके पार्ट्स बाहर से आते हैं। तो उनके केस में भी फिर जब पार्ट्स महंगे आएंगे तो गाड़ी की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और फिर प्राइस को बढ़ाएंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कॉम्पिटिटिव होना, कि बाकी गाड़ियां हो सकता है सस्ती हो जो यहाँ बन रही हैं, और ये जो कि इम्पोर्टेड पार्ट्स बाहर से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके लिए प्राइस पे कम्पीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर एक्सपोर्टिंग बिजनेसेस कैन आल्सो बी अफेक्टेड, अदर कंट्रीज in response can also impose tariffs on exports। अच्छा, अब आपके इसमें वो कंट्री जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इंपोर्ट लगाया, टैरिफ लगाए दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पे जो आपके कंट्री में आ रही हैं, तो फिर वो आपके अगर कंट्री से कोई चीज उनके मुल्क में जाती है, जिसे हम एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, तो फिर वो भी लगा सकते हैं जवाब में कि अच्छा हमारी चीजों पर टैक्स लगाते हो, हम भी लगाते हैं ऐसी की तैसी, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स भी नहीं होंगी, और एक्सपोर्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, बैलेंस पेमेंट को इम्प्रूव करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इम्प्रूव करती है। अच्छा, लोकल फर्म जो है विल गेट द बेनिफिट एज डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। यस, ये एक फायदा है, और ये भी समटाइम्स गवर्नमेंट करती है कि टू डिस्करेज इंपोर्ट्स, कि आपकी लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश करे, डिमांड लोकल प्रोडक्ट्स की बढ़े, ताकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो, यहाँ जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट करे लोकल फर्म्स, क्योंकि अगर लोकल फर्म खत्म होती जाएंगी तो आप फिर हैविली रिलाई करेंगे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर, और कल को आपके ताल्लुकात अगर खराब हो गए अपने नेबरिंग कंट्री से जहाँ से आप इम्पोर्ट करते हैं, तो फिर आपकी इकोनॉमी में तो कुछ और है ही नहीं, आपकी इकोनॉमी तो क्रैश कर जाएगी। तो ये भी एक रीजन है कि लोकल फर्म्स को इनकरेज करने के लिए भी ऐसा किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को लगेगा नहीं यार इम्पोर्टेड आइटम बहुत महंगी है, छोड़ो यार लोकल ही लेते हैं। जैसे मैं आपकी एमजी की एग्जांपल दूं तो एमजी की जो प्राइस है ना वो 90 लाख तक गई है, इनफैक्ट 89 लाख तक, टू बी वेरी प्रिसाइज। आपको पता है इस बात का? नो सर। आपके फादर ने कितने की गाड़ी खरीदी ये पता है? नो। ये पूछ रहे हैं, पूछो बेटी। तो ये हम बात हो गई, अब हम चलते हैं। अच्छा, तो एक्सपोर्टिंग बिजनेसेस मैंने बता दिया, वो तो बात हो गई। लोकल फॉर्म विल गेट द बेनिफिट, ये तो मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। आगे हम चलते हैं दूसरी पॉलिसी के ऊपर, जिसमें हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी हमें नजर आ रही है। ठीक है जी, तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम चलते हैं। जरा मैं एक मिनट, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुई, तो मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा आपको, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी इसमें भी दो टूल्स इस्तेमाल करती हैं, वैसे तो ज्यादा भी होते हैं लेकिन बिजनेस के लिए इतना ही काफी है। एक है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट को ना आई से शो कर रहे हैं, और दूसरा है मनी सप्लाई। अच्छा, इंटरेस्ट रेट से आप वाकिफ ही हैं, क्या होता है इंटरेस्ट रेट? नहीं पता? हेलो? अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी में ये दो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई। तो मैं ये पूछ रहा था कि ये इंटरेस्ट रेट जो है, ये इंटरेस्ट रेट को आई से शो कर रहा हूं मैं, तो ये क्या होता है इंटरेस्ट रेट? सर इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉस्ट ऑफ बोरिंग, सही। इंटरेस्ट रेट ना दो तरह का है, एक है कि व्हेन यू बोरो मनी यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ओवर एंड अबव द अमाउंट यू बोरोड, तो वो इंटरेस्ट रेट होता है, और वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बिल्कुल होती है। लेकिन एक इंटरेस्ट वो भी होता है व्हेन यू डिपॉजिट योर मनी इन ए बैंक, बैंक पे यू इंटरेस्ट रेट, ये पता है? नो सर। नहीं, तो उसको बोलते हैं डिपॉजिट रेट, कि बैंक में जब आप अपने पैसे रखते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देता है, पे करता है। पता है क्यों पे करता है? नो। इसलिए कि बैंक जो है जब किसी को लोन देता है ना, तो अपना पैसा नहीं देता, वो अपने जो कस्टमर्स का जिन्होंने डिपॉजिट करवाए होते हैं पैसे,
उनका पैसा यूज करता है, बिकॉज दे आर यूजिंग योर मनी, दैट्स व्हाई दे हैव टू पे यू अ प्राइस फॉर इट, और वो इंटरेस्ट की शक्ल में आपको देते हैं। ठीक होगी बात? यस। अच्छा हाँ, ये जरूर है कि इंटरेस्ट रेट मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि एक एक है आपका बोरिंग रेट, कहते हैं इसको भी इंटरेस्ट रेट ही है, अभी आपने बता भी दिया कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। और एक है हमारा डिपॉजिट रेट, जो तो डिपॉजिट रेट आपको मिलता है, बोरिंग रेट आप पे करते हैं। अच्छा, अब जब हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इसका मतलब होता है दोनों बढ़ रहे हैं, बोरिंग भी डिपॉजिट भी। अच्छा, ये अब मैं आपको बता दूं मैकेनिज्म क्या है कि बोरिंग रेट पे फर्ज किया वो एक बंदे से 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, जो वो लोन बोरो कर रहा है, और जो डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा जिनका पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आप दे रहे हैं जवाब में 8%। तो ये जो 2% का डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है? मेरी बात की समझ नहीं आई? सर मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आपसे मैंने कहा मेरी बात की भी समझ नहीं आई जो मैंने सवाल पूछा है? सर समझ आ गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो 2% क्या है। ये 2% इनकम है बैंक की, कि बैंक 10% ले रहा है बोरोवर से, जो लोन ले रहा है, और आगे 8% दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है और जिनका पैसा वो यूज कर रहे हैं। तो 2% तो बैंक की इनकम हो गई ना, इस तरह बैंक करता है असल में। तो बोरिंग रेट हमेशा ज्यादा ही होता है डिपॉजिट रेट से। समझ आ गई? यस। तो इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा गवर्नमेंट ने कर दिया, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से क्या होता है? ज्यादा होने से दो काम होंगे। एक, जो बोरो करने वाले हैं वो बोरो नहीं करेंगे, ठीक है जी। और क्यों नहीं बोरो करेंगे? बोरिंग हो जाएगी कम। क्यों? सर क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है। बढ़ गई, बिल्कुल सही। और जो डिपॉजिट कर रहे हैं, या आप ऐसे कह लो कि जो सेविंग कर रहे हैं बैंक में, उनकी सेविंग को क्या होगा? वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है उनकी सेविंग पे, इंटरेस्ट रेट की शक्ल में ना। तो कहीं यार और बैंक में सेव कर दिए, रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा, इन दोनों का इफेक्ट ये होगा कि बोरिंग जब नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है आगे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपने कोई चीज खरीदनी है, जिसको हम कहते हैं कि कोई घर खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आई, या आपकी जो कंजम्पशन है सी, ये भी कम हो जाएगी क्योंकि बोरो नहीं कर रहे आप। और इसी तरह या हम इसे इन्वेस्टमेंट में ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी क्योंकि बोरो नहीं कर रहे, महंगा पड़ रहा है। और सेविंग जब लोग करेंगे तो तब भी लोग खर्चा करना कम कर लेंगे। छोड़ो यार, गाड़ी फिर ले लेंगे, अभी गाड़ी तो है, लेकिन बैंक इंटरेस्ट रेट बड़ा अच्छा दे रहा है, तो यार पैसा रखते हैं बैंक में, पैसा भी हमारा सेफ है, पड़ा रहेगा, और गाड़ी फिर ले लेंगे बाद में जब पैसे इकट्ठे हो जाए सेविंग से। तो इन दोनों सूरतों में जब आपकी इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन कम हो जाएगी ना, तो इसका मतलब है ओवरऑल जो डिमांड है चीजों की, यानी कि इन्वेस्टमेंट में आप चीजों की डिमांड करती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, कैपिटल इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है। कंजम्पशन में आप डेली आइटम की डिमांड कर सकते हैं ज्यादा, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, तो वो सेल फोन हो सकता है, वो कम हो जाएगा। तो जब ये दोनों हमें कम होते हुए नजर आएंगे, तो इसका मतलब है ओवरऑल जो डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी, हम उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। मैंने बताया था कि टोटल डिमांड ऑफ द कंट्री, वो भी कम हो जाएगी। तो उससे जो प्राइसेस, अगर फर्ज किया कि हाई इन्फ्लेशन चल रही है, तो प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, और वो जो कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी, और आपका ऑब्जेक्टिव लो इन्फ्लेशन अचीव हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ
आप ग्रोथ चाहते हैं या आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं, तो दोनों सूरत में फिर आपका रिवर्स हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को आप कम कर देंगे, तो उसका रिवर्स इफेक्ट होगा, बोरिंग ज्यादा हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी, जैसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन भी ज्यादा होगी, और से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जिससे प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी, तेजी से बढ़ेंगी, और उससे प्रोड्यूसर्स भी इंकरेज होंगे, क्योंकि कीमत बढ़ रही है तो उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। क्यों जी, सही होगी ना बात? यस सर। पूछना तो नहीं कुछ? नो। अच्छा, इसी तरह से आपको ये भी बताता हूँ कि ये हमने देख लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी से भी गवर्नमेंट कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव करती है, और उसके बाद हमारे पास दूसरा एक टूल नजर आ रहा है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई आपने ध्यान में रखना है कि इसको हम बोलते हैं कि वो पैसे जो हैंड चेंज करते हैं, मनी इन सर्कुलेशन, इसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई, या हम ये भी कहते हैं मनी दैट चेंजेस हैंड, मनी दैट, यहाँ लिख लेता हूँ, चेंजेस हैंड्स। हाँ, ये हम बोलते हैं मनी सप्लाई को, कि मनी जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर होता है। अच्छा, आप इसका मतलब क्या है, हम वो देख लेते हैं। वो ये है कि फर्ज किया कि एक है मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने की अर्निंग है जी 100,000 हुई है, उनको मिली। अच्छा, मिस्टर ए को जब 100,000 मिले, तो उन्होंने स्पेंडिंग कर दी, स्पेंडिंग कर दी किस पे? अपने बच्चे की स्कूल फी पे करनी थी, स्कूल फी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये पैसे आ गए 1 लाख की शक्ल में स्कूल के ओनर के पास। ठीक है जी, अब ये इनकम बन गई 100,000, लेट से, किसके पास? स्कूल ओनर। स्कूल ओनर ने फर्ज किया कि कोई फर्नीचर और खरीदना था, अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने स्पेंडिंग कर दी फर्नीचर पे, स्पेंडिंग ऑन फर्नीचर। तो वो 100,000 वहां चला गया, अब वो आ गया जो फर्नीचर बेच रहा है, यानी कि जो रिटेलर है, जो ओनर है, उसके पास आ गए 100,000। अच्छा, उसने, रिटेलर ने क्या किया कि उसने उससे कोई, आप कह लें कि मोटरसाइकिल खरीदनी थी, उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। तो आप ये देखो कि अर्निंग तो एक दफा हुई थी 100,000 की, जो मिस्टर ए ने कमाया, लेकिन उसे स्पेंडिंग कितनी हो गई है? वो 100,000 स्कूल के पास गए, स्कूल से फर्नीचर वाले के पास, फर्नीचर से मोटरसाइकिल जो बेचता है उसके पास चले गए। तो ये कितने, अब डिमांड कितनी हो गई? एक 100,000, ये इससे आपने जब खर्च किया बच्चे की फी देने के लिए, वहां डिमांड हुई। ठीक है, बच्चे को स्कूल दाखिल कराया, फर्ज किया, स्कूल ओनर के पास गए, उसने फर्नीचर खरीदा, वहां पे भी डिमांड हुई। फर्नीचर ओनर ने फिर जाकर मोटरसाइकिल खरीदा, वहां पर भी डिमांड हुई। तो ये 3 लाख या 4 लाख बन गया। तो ये हैंड्स चेंज कर रहा है। तो अगर मनी हैंड चेंज करे तो उसे मनी सप्लाई बोलते हैं। अगर मैं ये पैसा, ये बंदा इस पैसे को अपने ड्रॉर में रख लेता, कबर्ड की, और ना इस्तेमाल करता, तो ये आगे हैंड चेंज नहीं होने थे इसमें, और वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं हो रहा था। तो मनी सप्लाई जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, उसको बढ़ाने में मदद देती है। ये समझ आ रही है बात की? यस। तो गवर्नमेंट जो है वो मनी सप्लाई को कम करके या ज्यादा करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है, या बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, अब वो कैसे, कि हम वो भी देख लेते हैं।
कि अगर मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाए तो ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, उससे प्राइसेस बढ़ेंगी और उससे फिर प्रोड्यूसर इनकरेज होंगे और आपको ग्रोथ भी अचीव हो जाएगी और आपको एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी अचीव हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, हमें नजर आ रहा है गवर्नमेंट के। इसी तरह अगर मनी सप्लाई को कम कर दें तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। प्राइसेस को मैं नीचे तो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इससे लो इन्फ्लेशन अचीव हो सकती है। आपको लो इन्फ्लेशन आप अचीव कर सकते हैं। तो मनी सप्लाई भी ये काम करे। अच्छा, अब ये दोनों गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है, अभी हम इतनी बात करेंगे, ये डिसाइड करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक। ये तो आपको पता होगा सेंट्रल बैंक क्या होता है ना? यस सर। तो इंटरेस्ट रेट वो डिसाइड करता है, तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है। सेंट्रल बैंक हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट को छेड़ता है, जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उस पर्पज के लिए। इसी तरह जो मनी सप्लाई है उसको भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। बहरहाल चूंकि ये बिजनेस है तो इसमें मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, वो इस तरह से कि अगर गवर्नमेंट चाहती है मनी सप्लाई ज्यादा ना हो तो गवर्नमेंट कहती है बैंक्स को कि आपके पास जो पैसा आ रहा है आपने ज्यादा लोन नहीं देना। ऑफ कोर्स जब लोन नहीं देंगे तो लोग स्पेंड नहीं करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड खुद ही कम हो जाएगी। उसके लिए वो करते क्या है, उसके लिए ना एक ये टर्म इस्तेमाल होती है, रिजर्व रेशो। ये हर बैंक जो है ना वो बाउंड है कि उसको क्या करना है कि अगर एक बैंक के पास 100,000 है तो उसकी एक सर्टन उसका सर्टन पोर्शन उसको रिजर्व में रखना है। लेट से वो है 20%। तो इसका मतलब ये है कि 100,000 में से 20% बैंक को अपने पास ही रखना पड़ेगा और वो बाकी जो होगा 80% वो लोन दे सकता है। तो ऑफकोर्स जितना ये रिजर्व रेशो बढ़ेगी उतना ही बैंक की एबिलिटी लोन देने की कम हो जाएगी। अभी ये 1 लाख का 20% क्या बनता है जी? 20,000। तो इसका मतलब है बैंक सिर्फ 80,000 लोन दे सकता है। अगर मैं इसको 30% कर दूं तो बैंक की एबिलिटी क्या हो गई? और कम हो गई। अब 30,000 बैंक को अपने पास रखना है, 70,000 जो है वो बैंक आगे लोन दे सकता है। तो इस तरह से रिजर्व रेशो को बढ़ाकर मनी सप्लाई को कम कर सकते हैं, क्योंकि जब पैसा बैंक से बाहर ही नहीं जाएगा 20% या 30%, तो वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इस तरह आप अपना जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह आप मनी सप्लाई को कम भी कर सकते हैं, अपना रिजर्व रेशो को कम भी कर सकते हैं। आप 20% से 10% कर दें, इससे बैंक की एबिलिटी लोन देने की बढ़ जाएगी, वो ज्यादा लोन दे पाएगी, यानी कि 1 लाख में से 90,000 लोन देगी। तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी और उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और आप जो है वो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जैसे ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। आपको समझ आ गई होगी। यस। तो आगे इसके इफेक्ट और सप्लाई साइड पॉलिसी है एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। तो ये हम इसको कल पे रखते हैं और आपको मैं कोशिश है क्वेश्चन भेज दूं साथ।